गुड मॉर्निंग एमसीआर। मैं आज का होस्ट डॉक्टर आशीष उगले आप सभी का रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 158 में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख या सुन नहीं सकता। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। साथ में एक नोटपैड और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि इस वेबिनार के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको दिखाई बताई और सिखाई जाएंगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में एक पानी की बोतल लेना मत भूलिएगा। साथियों, हमारा जो ये रिवॉल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन इसका सिलसिला चालू है, लेकिन इस पूरे सफर की शुरुआत लगभग 2 दशकों पहले हुई थी। और आज जो एल नीनो का संकट पूरे भारतवर्ष और विश्व के ऊपर मंडरा रहा है, तो इसका हल कहीं ना कहीं इसका जवाब हमने 2 दशकों पहले ही इस एमसीएल की विचारधारा से खोज लिया था। और आज इस पूरी विचारधारा को इस भारतीय उपखंड में, केवल भारत देश में नहीं तो उपखंड में आखिरी कोने तक, आखिरी आदमी तक, उस आखिरी नागरिक तक हमने इस विचारधारा को पहुंचाया है। और अब शुरुआत होने जा रही है एक क्रांति की। तो चलिए अब इस वेबिनार की भी शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता, और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है, और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ये धुआं सिर्फ उनके नहीं, बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम।
MCL का M कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये M कुकिंग सिस्टम LPG का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये LPG से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। MCL के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, अब आपके सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी, जिसके ऊपर MCL शपथ, मिशन और विजन दिखाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप मेरे साथ में अपने मन में दोहराइएगा। MCL के लिए शपथ। मैं डॉक्टर आशीष बबनराव उगले मिराकिन फिलिप्स लिमिटेड का सदस्य हूँ और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूँ। मैं MCL के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और MCL में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं हमेशा MCL के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता, आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, MCL एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्यों को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है,
मानवता की सेवा। हमारे हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें, न ही इसकी फोटो कॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारक के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषण के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। और आज और हम देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। थॉट ऑफ द डे। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो केवल एक ही तरीका है, सबको शामिल करना। असल में पर्यावरण वो हर एक चीज है जो मैं न हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो एक ही तरीका है कि सबको शामिल करना, यानी एक क्रांति की जोत, एक आंदोलन खड़ा करना कि जिसकी बात हमेशा हमारे आदरणीय हमारे लीडर श्याम सर करते हैं। अब साथियों आगे बढ़ते हैं इस सेमिनार के अगले चरण की ओर, और मैं अब इस मंच पर बुलाना चाहता हूं ऐसे डॉक्टर ऑफ एमसीएल जिन्होंने अपनी शिक्षा बीएससी बीटीसी में प्राप्त की है और वो सामाजिक कार्य में काफी रुचि रखती है और इसी कारण एज अ एमईपी वो एमसीएल की विचारधारा से जुड़ी हुई है। सो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम तहसील तिरवा, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से संजना कुशवाहा जी। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद आशीष सर मेरा परिचय देने के लिए। सुप्रभात और नमस्कार सभी को। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने यह साबित किया है कि उम्र आपकी सफलता का रास्ता नहीं रोकती। अगर आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून और अपने सपने पर विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज की मेरी कहानी है मीरा कुलकर्णी जी, फॉरेस्ट एसेंशियल की फाउंडर और चेयरपर्सन की। मीरा कुलकर्णी जी ने फॉरेस्ट एसेंशियल की शुरुआत उस समय की जब उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। उन्होंने अपने घर से ही इस व्यवसाय की शुरुआत की। उनके पास ना कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और ना ही कोई बड़ी कॉर्पोरेट टीम थी, लेकिन उनके पास था एक विजन। उनका विजन था कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी आयुर्वेदा की परंपरा को मॉडर्न लग्जरी के साथ जोड़कर दुनिया के सामने रखा जाए। मीरा जी ने देखा कि भारत में आयुर्वेदा का इतना समृद्ध ज्ञान होने के बावजूद अच्छी क्वालिटी के लग्जरी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत कम थे। उन्होंने सोचा अब भारत के पास इतना समृद्ध आयुर्वेदिक ज्ञान है तो हम भारत में ही विश्व स्तरीय ब्यूटी प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते। यही सोच आगे बढ़ चलकर फॉरेस्ट एसेंशियल की ड्रीम की नींव बनी। उनका उद्देश्य सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना नहीं था बल्कि इंडियन आयुर्वेदा को एक प्रीमियम और एक्सप्रेशनल आइडेंटिटी देना था। मीरा कुलकर्णी जी ने वर्ष 2000 में सिर्फ 2 लाख और 2 कर्मचारियों के साथ अपने घर से ही फॉरेस्ट एसेंशियल की शुरुआत की। जरा सोचिए, आज हम किसी बिजनेस की शुरुआत के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी टीम और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की सिर्फ 2 लाख और सिर्फ 2 कर्मचारियों से।
और एक बड़े सपने के साथ उन्होंने बिजनेस से जो कमाया उसे बिजनेस में ही लगाया और धीरे धीरे अपने ब्रांड को आगे बढ़ाया। यह कहानी हमें बताती है कि शुरुआत छोटी होना कोई कमजोरी नहीं है। मीरा जी की शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनका रास्ता और उनका सपना बहुत बड़ा था। उनका विश्वास था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और कस्टमर को वास्तविक वैल्यू मिलेगी, तो लोग खुद उस ब्रांड को आगे ले जाएंगे, और यही हुआ। और उनका अब आता है फॉरेस्ट एसेंशियल का सबसे बड़ा खास आइडिया। उन्होंने सोचा, मीरा कुलकर्णी जी की सबसे बड़ी ताकत रही उनकी क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट। उन्होंने प्रोडक्ट की प्योरिटी, फ्रेशनेस, फार्मूलेशन, टेक्सचर और कस्टमर एक्सपीरियंस पर बहुत ध्यान दिया। उनका मानना था कि अगर ब्रांड को लंबे समय तक मजबूत बनाना है तो क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे फॉरेस्ट एसेंशियल सिर्फ एक छोटा इंडियन बिजनेस नहीं रहा, यही एक ऐसा ब्रांड बन गया जिसने दिखाया कि भारत की ट्रेडिशनल नॉलेज को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में भी जगह मिल सकती है। लग्जरी होटल्स और स्पा को प्रोडक्ट सप्लाई करना भी उनके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनी। इससे ब्रांड को प्रीमियम कस्टमर तक पहुंचाने का ऑप्शन मिला। और मीरा जी ने, अब कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वर्ष 2007 में एस्टी लॉडर के चेयरमैन लेओनार्ड लॉडर की मुलाकात मीरा कुलकर्णी जी और फॉरेस्ट एसेंशियल से हुई। उन्होंने फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट और इसकी स्टोरी में इन्वेस्टमेंट किया और कहा कि इसके बाद मीटिंग हुई और बाद में लॉडर ने फॉरेस्ट एसेंशियल में इन्वेस्टमेंट किया और कहा यह फॉरेस्ट एसेंशियल का जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। और आज जब हम फॉरेस्ट एसेंशियल को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सिर्फ 2 लाख रुपए थे और 2 कर्मचारी थे और एक छोटे से सेटअप से, लेकिन आज यह एक ब्रांड इंडियन लग्जरी आयुर्वेदा की एक प्रमुख पहचान बन चुका है। मीरा कुलकर्णी जी ने यह साबित किया कि अगर आपका विजन क्लियर है, क्वालिटी पर विश्वास है और आप लगातार मेहनत करते हैं, तो छोटी शुरुआत भी एक बड़ी कहानी बन सकती है। उनकी जर्नी हमें एक सुंदर, बहुत सुंदर सा संदेश देती है, बताती है कि शुरुआत छोटी करो, सोच बड़ी रखो। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, सफलता के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है एक बड़े सपने की, सही सोच की और लगातार आगे बढ़ने की। मीरा कुलकर्णी जी ने भारत की हजारों साल पुरानी आयुर्वेदा की विरासत को मॉडर्न लग्जरी के साथ जोड़कर एक ऐसा ब्रांड बनाया जिसने हमें भारत को ग्लोबल ब्यूटी मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत छोटी है तो परेशान मत होइए, क्योंकि छोटी शुरुआत और बड़ा विजन मिलकर ही बड़ी सफलता की कहानी लिखते हैं। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं आप सभी को सत्येंद्र कुमार जी से परिचित करवाना चाहती हूँ। जो सत्येंद्र कुमार जी एमबीपी ऑनर हैं। उन्होंने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ पूरी की है। वे बहरीवंद, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से हैं। उनकी शिक्षा और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की सोच उन्हें एक नई दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब मैं बुलाना चाहूंगी सर को। ओवर टू यू सर। धन्यवाद संजना मैम, और सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने एक दालों के बारे में एक परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं। दालें फलीदार पौधे के सूखे बीज हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। दालों का महत्व प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, फाइबर से भरपूर और हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा, पाचन में सहायक एवं वजन प्रबंधक भी है। प्रमुख भारतीय दालें अरहर, तुअर दाल और मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, सब्जी भोजन के लिए जो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारत में दालों का वर्गीकरण। भारत में दालों का वर्गीकरण बीज के रंग और आकार के आधार पर सबूत दालें, काला चना, हरा मूंग, सबूत मसूर, राजमा, जिसमें विभाजित दालें अरहर दाल, पीली मूंग दाल, लाल मसूर दाल। पौधों की किस्म के आधार पर अरहर का पौधा झाड़ीनुमा पौधा, चने का पौधा रबी मौसम की फसल, मटर का पौधा रबी मौसम की फसल एवं उड़द मूंग का पौधा खरीफ की फसल। आप मौसम और फसल चक्र के आधार पर रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाने वाली फसल, चना, मसूर, मटर खरीफ की फसलें मानसून के दौरान, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया। नेक्स्ट
मौसम और फसल चक्र के आधार पर। भारत में मौसम और फसल चक्र के आधार पर रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाने वाली फसल, चना मसूर। खरीफ की फसलें मानसून के दौरान। भारत में कुल दलहन उत्पादन में दालों की हिस्सेदारी। अब अन्य दलहन मटर कुल थी 15%, चना 35%, मसूर 8% और उड़द 10%, मूंग 12%, अरहर और तूर 20%। प्रोटीन का प्रमुख स्रोत मिट्टी की उर्वरता में सुधार। नेक्स्ट। अब दालों में भारत में दालों का आयात निर्यात। अब आयात की बात करते हैं तो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पीली मटर मसूर कनाडा, मसूर मटर चना ऑस्ट्रेलिया, अरहर उड़द म्यांमार और मटर मसूर रूस एवं अन्य देश के लिए आयात की जाती हैं घरेलू मांग को पूरा करने के लिए। अब निर्यात की बात करें तो विदेश से रवानगी दालें। अधिशेष उत्पादन और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की दालें, विशेष दालें अमेरिका, नेपाल, बांग्लादेश, चना मसूर मूंग, जैविक दालें अन्य देश। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्रमुख दालें अरहर मूंग उड़द चना एवं मसूर। नेक्स्ट। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद आयात क्यों करता है? पहला, आयात के कारण उच्च मांग। भारत में दालें मुख्य भोजन है। बढ़ती आबादी के साथ मांग उत्पादन से कहीं अधिक है। जलवायु संबंधी चुनौतियां। अनियमित मानसून, सूखा और जलवायु परिवर्तन दालों की उपज को प्रभावित करते हैं। कम उत्पादकता। भारत में प्रति हेक्टेयर उपज कई अन्य देशों की तुलना में कम है। भंडारण नुकसान। फसल कटाई के बाद का नुकसान और अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं आपूर्ति को कम करते हैं। समाधान और व्यापार। आयात की भूमिका। घरेलू कमी को पूरा करने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए दालें मंगाई जाती हैं। सरकारी पहलें। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च एमएसपी, बेहतर बीज और सिंचाई तकनीक दी जा रही है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए लेकिन वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है। प्रमुख आयातक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। नेक्स्ट। दालों का पोषक मूल्य एक विस्तृत अवलोकन। प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन, शरीर की वृद्धि और मरम्मत, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, पाचन और फाइबर, पाचन में सुधार और कब्ज से राहत, विटामिन, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब स्वास्थ्य लाभ की बात करते हैं। हृदय स्वास्थ्य, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, वजन प्रबंधक, पेट भरा हुआ महसूस कराकर वजन घटाने में मदद, रक्त शर्करा नियंत्रण, मधुमेह के रोगियों के लिए उत्कृष्ट। दैनिक आहार का अभिन्न अंग, स्वास्थ्य और स्वाद का खजाना है। नेक्स्ट। भारत में दाल उद्योग प्रमुख क्षेत्र, मिलें और परिचालन स्थिति। प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य और मिलें। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक, सैकड़ों मिलें। यूपी राज्य प्रमुख प्रसंस्करण केंद्र। अब दाल प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दाल मिलों का परिचालन और आधुनिकीकरण। पारंपरिक दालें हाथ या पशु से संचालित कम क्षमता टूटी दाल। अब आधुनिक मिलें आधुनिकीकरण का स्तर पूरी तरह स्वचालित, उच्च क्षमता, न्यूनतम टूट फूट, सफाई, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग और पैकेजिंग। वर्तमान परिचालन स्थिति पूर्ण रूप से सक्रिय, उच्च क्षमता, पूर्ण रूप से सक्रिय। अधिकतर मिलें पूरे साल काम कर रही हैं। उच्च क्षमता मांग के कारण अधिकांश क्षमता का उपयोग, तकनीकी उन्नयन, स्वचालन और दक्षता में सुधार पर जोर और सरकारी सहायता, सब्सिडी और ऋण की सुविधा। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ दाल उद्योग में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट। भारतीय दाल उद्योग प्रमुख चुनौतियां आत्मनिर्भरता की राह में बाधाएं, उत्पादन और उत्पादकता, कम प्रति हेक्टेयर उपज, मौसम की अनिश्चितता, बीज की कमी और गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी,
बीज प्रतिस्थापन दर कम, बीज प्रतिस्थापन दर कम, भंडारण और कटाई के बाद नुकसान, भंडारण और कटाई के बाद नुकसान 10 से 15% नुकसान, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, चक्की पुरानी तकनीक, सीमित प्रसंस्करण क्षमता, बाजार का अभाव और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी का अपर्याप्त कार्यान्वयन और बिचौलियों की भूमिका, आयात पर निर्भरता, घरेलू मांग और आपूर्ति के में अंतर, आयात पर भारी निर्भरता, समाधान, अनुसंधान तकनीक और सरकारी सहयोग। नेक्स्ट। अब भारत में दलहन उत्पादन बाधाओं का विश्लेषण। मौसम और जलवायु, अनियमित वर्षा और सूखा, अत्यधिक तापमान, बीज और विविधता, गुणवत्तापूर्ण बीजों की कमी, कम उपज वाली किस्में, मिट्टी का स्वास्थ्य, कम उर्वरता और पोषक तत्वों की कमी, मृदा क्षरण, उर्वरता में कमी, जल प्रबंधन, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, पानी की बर्बादी। अब कीट और रोग, फली छेदक और अन्य कीट, फफूंद और वायरस जनित रोग, प्रौद्योगिकी और बाजार, पुरानी कृषि तकनीकें, कम एमएसपी और मूल्य अस्थिरता, समाधान, अनुसंधान और सरकारी सहयोग। नेक्स्ट। भारत में दलहन उत्पादन की बाधाओं को दूर करने का रोड मैप। बाधाओं की पहचान, जलवायु परिवर्तन, कम उपज, बीज की कमी, कीट रोग, अनुसंधान और विकास, जलवायु अनुकूल किस्में, उच्च उपज वाले बीज, रोग प्रतिरोधी तकनीकें, बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नत सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, मूल्यवर्धन इकाइयां, सरकारी और नीति और समर्थन, सरकारी सब्सिडी, बीमा योजनाएं, किसानों का सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, बाजार तक पहुंच, एमएसपी सुनिश्चितता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और स्थायी आय। नेक्स्ट। भारत में दलहन के लिए वर्तमान सरकारी नीतियां, एमएसपी समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी में वृद्धि, दालों के लिए लाभदायक एमएसपी की घोषणा, किसानों को बेहतर आय की सुनिश्चितता, खरीद और भंडारण, सक्रिय सरकारी खरीद, नेफेड और अन्य एजेंसियों द्वारा खरीद, बफर स्टॉक का निर्माण, मूल्य स्थिरीकरण कोष, उत्पादन और तकनीक, उत्पादकता और तकनीकी सहायता, बीज किट और मिनी किट का वितरण, उन्नत किस्मों को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सिंचाई सहायता, व्यापार और आयात निर्यात, व्यापार नीति और आत्मनिर्भरता, निर्यात पर प्रोत्साहन, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात की निगरानी, दलहन मिशन, उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और देश को दलहन में आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट। निष्कर्ष, भारत में दलहन उत्पादन चुनौतियां और आवश्यकताएं। भारत के लिए दलहन एक रणनीतिक और आवश्यक फसल है। उत्पादन की स्थिति, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक लेकिन मांग से कम, प्रोटीन का मुख्य स्रोत विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और जल क्षरण। प्रमुख बाधाएं, मानसून पर निर्भरता और सिंचाई का अभाव, कीटों, पौध बोरर और रोगों का प्रकोप, निम्न उत्पादकता और पुरानी कृषि तकनीकें, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी और बाजार की अनिश्चितता। अनुसंधान, आवश्यकताएं और भविष्य की दिशा, अनुसंधान और विकास, उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी किस्में, विस्तारित सिंचाई और आधुनिक कृषि पद्धति, प्रभावी सरकारी नीतियां और बेहतर एमएसपी, प्रसंस्करण उद्योग और मूल्यवर्धन को बढ़ावा, दलहन मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता। निष्कर्ष, दलहन आत्मनिर्भरता भारत की खाद्य सुरक्षा, ये पोषण सुरक्षा और किसानों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट। आज का यह विषय सतत लक्ष्य के बिंदु 3 गुड हेल्थ एवं एंड वेल बीइंग को पूरा करता है। धन्यवाद। हम उनको आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनका सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं एमसीएल के सलाहकार, रचनाकार, एमसीएल के सीईओ, एमडी, हम सबके पथ प्रदर्शक डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर, मंच आपका इंतजार कर रहा है। ओवर टू यू सर, प्लीज वेलकम सर।
धन्यवाद सत्येंद्र जी। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए यानी सभी एमएसएस, सभी एमवीपी, सभी एमपीओ के लिए एक बिजनेस रोडमैप तैयार किया है और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसीएल ने किया है। इसकी पहली किस्त भी हमें मिल चुकी है और हमारा यह काम अभी बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई कंपनी, नई कंपनी पहली बार इतने बड़े फंड को रिसीव कर रही है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है, जिसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्रूवल इस चीज के लिए जरूरी है। इन सभी डिपार्टमेंट का अप्रूवल हमें मिल चुका है, सभी परमिशंस हमारे पास है और इस पूरे प्रक्रिया के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क करना था वो भी हमने कंप्लीट किया है। अभी हम इस फंड के यूटिलाइजेशन यानी ट्रांजैक्शन शुरू करने के स्टेज पे है, लेकिन हमें नोटिफिकेशन के लिए रुकने के लिए कहा गया है, जिसका कारण यह है कि अभी जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बनी हुई थी, जो युद्ध चल रहे थे, उसके वजह से सभी तरह के ऐसे फॉरेन फंड जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे है, जो नए कंपनियों के लिए है, जो ऐसे कंपनियों के लिए है कि जिनका कारोबार या बिजनेस नहीं चल रहे, तो ऐसे सभी फंड को होल्ड पे रखा गया था। ऐसी कंपनियां जिनके कारोबार बिजनेस चल रहे हैं, उनका उनका ट्रांजेक्शन्स, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ सही चल रहा था। तो गवर्नमेंट अभी एक नोटिफिकेशन के जरिए इस रेस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर रही है। बस हम उसी नोटिफिकेशन की राह देख रहे हैं। जैसे वो नोटिफिकेशन निकलेगा वैसे इमीडिएटली हम ट्रांजेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे काम का अभी ये स्टेटस है कि ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से तैयार है, ये कभी भी साइन होकर रिलीज किया जा सकता है और अभी इस काम में ना कोई बाधा, ना कोई इशू, कुछ भी नहीं है। तो बहुत जल्दी ये होने की संभावना है और हम ऐसे पोजीशन में है कि जैसे ही हमें नोटिफिकेशन मिलेगा वैसे ही इमीडिएटली हम ट्रांजेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों काम का स्टेटस ये है कि अभी ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी अपेक्षित है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम ट्रांजेक्शन की शुरुआत कर पाएंगे। और ये पूरा जो प्रोसेस प्रक्रिया हुई है ये हमारे पूरे फंड के राशि के लिए हुई, यानी पहली और आखिरी बार है। एक बार ट्रांजेक्शन की शुरुआत हो गई तो आने वाले सभी ट्रांचेस ये स्मूथ, एफिशिएंट और बिना किसी प्रोसेस के होंगे। हमें तो बस हर ट्रांच के बाद यूटिलाइजेशन रिपोर्ट गवर्नमेंट को और बैंक को सबमिट करना है। हमारी इन्वेस्टर की टीम इन सभी चीजों के, इस फंड के डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन को अच्छी तरह से मॉनिटर या कंट्रोल करने वाली है कि जिससे वो सुनिश्चित करे कि हर एक रुपए को हम सही दिशा में, सही पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी माध्यम से वो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। दोस्तों इस पूरे फंड के साथ हम अपनी जितनी भी लेजिटिमेट लायबिलिटीज है उसको कंप्लीट करेंगे। हमारी इन्वेस्टर्स की टीम इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम का निर्माण करेगी, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा जिसके माध्यम से हम सभी लेजिटिमेट लायबिलिटीज को पूरा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे ही इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी हम सब लोग मिलके, आप, मैं, इन्वेस्टर की टीम, हम सब मिलके बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे और जल्द से जल्द इस बिजनेस रोड मैप को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसका कारण यह है कि आज हम जिस परिस्थिति में है, आज एमसीएल जिस चैलेंजेस, जिस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसका कारण यह है कि हमने अपने आप को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश ही नहीं किया। अभी इस फंडिंग का इंतजाम करके कई महीने हो गए, लेकिन उसके बावजूद, उसके बाद अभी इस फंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए हमें इतने दिन, इतने प्रोसेसेस, प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ रहा है। इतनी सारी चीजों को फॉलो करने के बाद भी इतना डिले, विलंब जो हो रहा है वो इसीलिए ताकि हमारे बिजनेसेस नहीं चल रहे। और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण पहला फोकस होगा कि जैसे ही हम इसकी शुरुआत करें, ट्रांजेक्शन की शुरुआत करें, तो जल्द से जल्द फोकस अपने बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के ऊपर करें, जिसके माध्यम से हमें अपने परिवार के हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमएसएस, हर एमवीपी, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। और ये पूरा हम कर सकेंगे, इतनी फंडिंग की व्यवस्था एमसीएल ने की है। और एक बार हमने ये कर दिया तो हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि मेरा क्लीनफिल्स लिमिटेड
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रण है और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना टर्नओवर है और इतना प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे और फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम, परेशानियां, दिक्कत जो हमें आज फंड रिसीव करने के लिए हो रही है, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। जो कुछ एलिगेशंस हमारे ऊपर है, ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात होगी कि सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी करके हम उभरेंगे। एक ऐसी कंपनी की जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल कई सारी संस्थाएं निवेश करने के लिए उत्सुक होंगी। उसका कारण यह है कि हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए सभी प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ये प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स है कि जिसके माध्यम से हम यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया के लिए जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे हैं उसको हम पूरे कर सकते हैं। तो आज इस प्रोजेक्ट्स की, बिजनेस की इतनी जरूरत है कि एक बार हम ये डिसाइड, हम ये एस्टेब्लिश करें, हम ये बिजनेस करके दिखाएं, तो उसके बाद उसको एक्सपांड करने के लिए, उसको और ज्यादा जो हमारी पोटेंशियल है वहां तक जाने के लिए बहुत सारी फंडिंग अवेलेबल है। इनफैक्ट इस पूरे बिजनेस में फंडिंग सेकेंडरी है। बहुत जरूरी कि आप ये बिजनेस करके दिखाएं। और दोस्तों इस सभी लेवल में, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो हमें इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइप्स करने हैं, एग्रीमेंट्स करने हैं, या भारत में अलग अलग बैंकों के साथ हमें एग्रीमेंट्स करने, टाइप करने, इन सब लेवल पे ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये हमारी मदद करेगी। आने वाले दिनों में हम एमसीएल को आईपीओ में लिस्ट करेंगे और उसके बाद हमारी हर एक एमएसएस कंपनी को एक एक करके हम आईपीओ में लिस्ट करेंगे। इस लेवल पे भी ये गवर्नमेंट एजेंसीज हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों फंडिंग का स्टेटस ये है कि फंडिंग की हमने पूरी तैयारी की है, फंडिंग का हमने पूरा इंतजाम किया है और अब इस फंडिंग के इस्तेमाल के लिए जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, वो भी हमने ऑलमोस्ट पूरी कर दी। ये नोटिफिकेशन जैसे ही निकलेगा वैसे हम ट्रांजैक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। और अभी नोटिफिकेशन का भी काम का स्टेज ये है कि ये तैयार है, कभी भी साइन होकर जारी हो सकता है और उसके बाद इमीडिएटली हम ट्रांजैक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन पे हम भी है, कोई प्रोसेस हमें भी करनी नहीं है, ना ही अभी कोई इशू चल रहा है गवर्नमेंट में। तो बहुत ही जल्दी इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत होगी और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और जैसे ही ट्रांजैक्शन की शुरुआत होगी ना, एक व्यवस्था, एक परमानेंट व्यवस्था हमारे सामने होगी, एक ऐसी व्यवस्था कि जिसके बाद ये इशू डिस्कस करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस फंडिंग को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही जल्दी हम इसकी शुरुआत करते हैं और मिलकर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर इसके आगे फोकस करते हैं और वो है बिजनेस। और बिजनेस के माध्यम से अपने विजन और मिशन को पूरा करते हैं। दोस्तों जो बिजनेस भी हमें करने हैं ना, वो बिजनेस हम एक आंदोलन की तरह, क्रांति की तरह करेंगे। इस तरीके से करेंगे कि कभी किसी कंपनी ने अभी तक किया नहीं होगा, कभी किसी कंपनी ने शायद सोचा भी नहीं होगा। ऐसे बिजनेस हम करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता आज है, उसकी जरूरत है, ऐसी परिस्थिति आज तैयार हुई है। हमने एमसीएल की स्थापना एक उद्देश्य के साथ की है और उद्देश्य है कि हमें मिलकर अपनी मां को, इस धरती को, इस दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के संकट से बचाना है। और जिसका सोल्यूशन है कि हमें ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करनी है। दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है बिजनेस के माध्यम से। लेकिन जिस तरह से आज ये प्रॉब्लम इतना बड़ा बन चुका है, जिस तरह से आज ये संकट दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है, हमें सोल्यूशन के ऊपर भी काम वैसे ही उसी स्पीड के साथ, उसी स्केल के ऊपर करना होगा और इसीलिए जरूरी है ये आंदोलन। और दोस्तों ये आंदोलन करेंगे लोग, ये आंदोलन करेगी जनता, उपभोक्ता, कस्टमर्स। अब ये आंदोलन का मतलब वो नहीं कि जो आप अक्सर देखते हैं आंदोलनों में, यानी जहां मोर्चे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, उपोषण होते हैं, वैसा आंदोलन नहीं होगा। एमसीएल के लिए आंदोलन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, बिजनेस ही करना, लेकिन आंदोलन की तरह करना, दिन रात बिजनेस करना। और दिन रात बिजनेस के माध्यम से ये जो तेल की चीजें हैं या तेल आधारित चीजें, उसे रिप्लेस करना सस्टेनेबल चीजों के साथ। दोस्तों बिजनेस के माध्यम से पूरी दुनिया को बता देंगे कि हर वो चीज जो आज हम तेल से तैयार कर रहे हैं उसे 100% रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ जो कृषि से बनेगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा, जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और दोस्तों देखिए, यह आंदोलन प्राइमरीली, बेसिकली इसके लिए होगा कि सभी लोग
हम सभी मनुष्य अपनी माँ के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड है। हम प्रकृति के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है और अपनी प्रकृति को अपनी माँ को बचाने के लिए यह आंदोलन होगा प्राइमरीली। भले ही आंदोलन यानी बिजनेस के माध्यम से लोग अपने आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति बेहतर करेंगे, लेकिन आंदोलन होगा अपनी माँ के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए। और दोस्तों सोचिए, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो आज बिजनेस में कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए हर कंपनी हर मुमकिन कोशिश करती है। तो ऐसी कंपनी, जिस कंपनी में कस्टमर्स लोग खुद अगर बिजनेस करेंगे तो कौन से लेवल पे ये कंपनी को लेके जाएंगे, कौन से लेवल पे ये एमसीएल को लेके जाएंगे, ये लोग इस आंदोलन के माध्यम से एमसीएल को फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और दोस्तों हमारे लिए बिजनेस करने का जो मंच है, जो स्ट्रैटेजी है, वो है 5E मिशन। ये जो आंदोलन होगा, ये जो बिजनेस होगा, ये होगा 5E मिशन के मंच पे। यानी हम जो भी बिजनेस करेंगे, हमारे बिजनेस का एक ही उद्देश्य होगा कि उस बिजनेस के माध्यम से हमें ये 5E मिशन के जो 5 लक्ष्य है, 5E है, उसको हासिल करना है। उसमें से पहला ई है एनवायरनमेंट, पर्यावरण। 100% पर्यावरण का संवर्धन। हर वो चीज जो आज हमारे पर्यावरण के लिए अपायकारक है, हर वो चीज जो पर्यावरण का नुकसान कर रही है, उसे हम रिप्लेस करेंगे सस्टेनेबल चीजों के साथ, और ऐसे सस्टेनेबल चीजों को तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। दूसरा ही एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। हम इसलिए बिजनेस करेंगे ताकि वह उस क्षेत्र में समाज में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के लिए अपना घर द्वार छोड़ने की जाने की जरूरत ना पड़े। जो भी अपने गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, वही उनको रोजगार प्राप्त हो, इसलिए हम बिजनेस करेंगे। तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण, किसानों का, महिलाओं का। हम बिजनेस इसीलिए करेंगे ताकि किसानों को अपने फसल के सही दाम मिले। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होकर स्वावलंबी बने। चौथा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि उस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, महत्तम आर्थिक विकास हो। वह क्षेत्र जो भी पारंपरिक व्यवसाय कर रहा है, उस पारंपरिक व्यवसाय को कैसे ज्यादा हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, उसके लिए हम बिजनेस करेंगे। अगर वो क्षेत्र कोई हस्तकला कर रहा है, अगर वो क्षेत्र कोई पारंपरिक मासेमारी, मच्छीमारी या पशुपालन कर रहा है, तो उसको बेहतर या मैक्सिमम उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो जरूरी है वो बिजनेस हम करेंगे। हो सकता है किसी क्षेत्र का कोई पोटेंशियल हो सकता है कोई क्षेत्र टूरिज्म में उसका पोटेंशियल, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसकी अपनी क्षमता को मैक्सिमम लेके जाने के लिए जो बिजनेस लगेंगे वो बिजनेस हम करेंगे। पांचवा ही होगा एनर्जी। उस क्षेत्र को हर तरह की ऊर्जा की जरूरतों में स्वयं पूर्ण करने के लिए हम बिजनेस करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली बिजनेस हम इसलिए करेंगे ताकि हम मिलकर लोगों के जो आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। हम बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करेंगे, और उसका कारण यह है कि हमने जिस उद्देश्य के साथ इस संगठन की शुरुआत की, इस बिजनेस की शुरुआत की है, तो उस उद्देश्य को अगर हमें हासिल करना है तो उसका एक ही तरीका है, लोग। कोई भी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी देश दुनिया को इस संकट से नहीं बचा सकता। अगर हमें सच में दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, लोग। लोग जब संगठित हो गए, लोग जब उस दिशा में काम करेंगे, तभी हम अपनी पर्यावरण को, अपनी दुनिया को इस संकट से बचा सकते हैं। और 5E मिशन का वही लक्ष्य है। 5E मिशन का लक्ष्य है कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज करें, उनको संगठित करें, उनके सभी जो प्रॉब्लम है, आर्थिक सामाजिक प्रॉब्लम, उनके सॉल्व करें, उनको सक्षम करें, उनको एम्पावर करें, और फिर मिलकर उनके माध्यम से इस पर्यावरण का, इस हमारी मां का हम ख्याल रखें। और दोस्तों इसलिए जब जब हम ये काम करेंगे, उस क्षेत्र में जो भी लोग हमसे जुड़ेंगे, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी यानी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे। अभी एक परिवार की क्या जरूरत होती है? सबसे पहले जरूरत होती है रोजी रोटी की। तो उस परिवार में कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिन्हें आज रोजगार की जरूरत है, फुल टाइम, पार्ट टाइम? उनका क्या बायोडेटा है, उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से जो उनको नौकरी या उनके लिए रोजगार तैयार करने की जिम्मेदारी हम लेंगे। अगर वो परिवार किसान का परिवार है तो किसानों को अपनी फसल से अच्छे दाम मिलने चाहिए, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। और सिर्फ बातों से या हवा में नहीं लेंगे, हम प्रॉपर उसके माध्यम से एक बार हमने ये सर्वे किया, एक बार हमने ये जानकारी ली कि एक्चुअली कितने लोग हैं जिनको आज रोजगार की जरूरत है,
किसान आज कौन सी फसल तैयार कर रहा है और इनको लेके कौन सी वो चीज है, कौन सा वो बिजनेस हम कर सकते हैं, कौन सी वो चीज या वस्तु है जो हम बना सकते हैं और बेच सकते हैं मार्केट में, इसका प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करेंगे। और हम जब जिम्मेदारी लेंगे तो उस जिम्मेदारी को लेके उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इसका एक्शन प्लान यानी बिजनेस का एक्शन प्लान हम लोगों के सामने रखेंगे। देखो, ये जिम्मेदारी पूरी करने का एक ही तरीका है, वो बिजनेस, और बिजनेस के माध्यम से इस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। और सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है भी। अभी हर परिवार की सबसे पहली महत्वपूर्ण जो जरूरत होती है वो होती है शिक्षा, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। वहां लोगों को, अगर परिवारों को जो मेडिकल फैसिलिटीज लगती है उसको बेहतर करने की जिम्मेदारी है, और उसको भी कैसे पूरा करेंगे, तो बिजनेस करके। हम जितने भी उन लोगों के साथ ही मिलकर हमें बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस करने के बाद उसका जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे, हम जो इन्वेस्टर को उनका शेयर देंगे, उसके बाद हमारे पास जो बचेगा, हम मैक्सिमम जो जो हमारा प्रॉफिट है वो हम लोगों के, समाज की जरूरतों के लिए खर्च करेंगे। देखिए, जो जरूरतें होती है वो बहुत ही लिमिटेड है, और हम आसानी से बिजनेस के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं, हमारी जरूरतों। और बचा हुआ मैक्सिमम जो प्रॉफिट है हम लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं, यानी उनकी सैनिटेशन हो, पानी की व्यवस्था हो, या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है, इन सभी सामाजिक जरूरतों की भी जिम्मेदारी हम लेंगे। अभी इन लोगों की जिम्मेदारी हम लगे और उनको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो करना है कि उनको हमारे साथ हमारी मां को बचाने के लिए हमारी मदद करनी है। हम हर 5,000 परिवारों के लिए एक 5E मिशन केंद्र की शुरुआत करेंगे। अब ये 5,000 परिवार गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, मेट्रो शहर में रहते हैं, या पहाड़ी इलाके में, या ट्राइबल एरिया में रहते हैं, हर जगह 5,000 लोगों, 5,000 परिवारों के लिए हम 5E मिशन केंद्र की शुरुआत करेंगे। अब मेट्रो जैसे शहर में 5,000 परिवार बहुत कम क्षेत्र में रहते होंगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में ये बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। लेकिन हर क्षेत्र में 5,000 परिवारों के लिए एक 5E मिशन केंद्र की हम शुरुआत करेंगे। और दोस्तों, इसमें जो हमारा बिजनेस टारगेट होगा, इन 5,000 परिवारों के साथ मिलकर जो हमारा बिजनेस टारगेट है वो ये है कि इन 5,000 परिवारों के ऊपर आज जो अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है, उसमें से कम 20% अर्थव्यवस्था यही लोग मिलकर तैयार करें, और ऐसी वस्तु के साथ, ऐसी उत्पादनों के साथ जो सस्टेनेबल, जो वहां की तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करे, ऐसी चीजें जिसके लिए रॉ मटेरियल वही उसी 5,000 परिवारों में रहने वाले किसान तैयार करें, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग वही 5,000 परिवारों में रहने वाले हमारे महिलाएं उसको तैयार करें, वही रहने वाले हमारे युवा उसका प्रमोशन करें। और आगे के 3 साल में हमें जो जीडीपी वहां बन रही है उसमें से कम 20% जीडीपी अर्थव्यवस्था वहां बनानी है। देखिए, किसी भी समाज में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, हर समाज में जो अर्थव्यवस्था बनती है, 70% ये अर्थव्यवस्था या जीडीपी घरेलू उत्पादनों के साथ बनती है। अभी मैं 70% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 20% की बात कर रहा हूं, और हम वो डेफिनेटली कर सकते हैं। कहीं भी, कितने भी हम पहाड़ी या आदिवासी एरिया में हो, या किसी भी शहर में या गांव में हो, हर जगह हम 20% इतनी जीडीपी हम डेफिनेटली उन लोगों के साथ तैयार कर सकते हैं। और आज 5,000 परिवारों में साधारण 20,000 से 25,000 लोग रहते हैं, और उनके ऊपर की मिनिमम, कम से कम आज 500 करोड़ की अर्थव्यवस्था तैयार हो रही है। उस 500 करोड़ की अर्थव्यवस्था का मतलब है हमें आगे के 3 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर, 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था इस बिजनेस के माध्यम से करनी है, और वो हम डेफिनेटली करेंगे। और दोस्तों, इसी अर्थव्यवस्था को आगे से 8 से 10 सालों में इस अर्थव्यवस्था को हम 6 से 8 गुना तक लेके जाएंगे, क्योंकि वो हमारे देश का पोटेंशियल है। और दोस्तों, इस मिशन केंद्र के ऊपर जो भी हमारे उद्योजक काम करेंगे उसे हम कहेंगे केंद्र उद्योजक, सेंटर एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, अभी जैसे ही इस फंड की शुरुआत होगी, जैसे ही ट्रांजैक्शन की शुरुआत होगी, एमसीएल की पूरी सिस्टम, पूरी स्ट्रैटेजी चेंज होने वाली है। जिस तरह से अभी तक एमसीएल ने बिजनेस किए, जो मॉडल एमसीएल का था, यानी एमएसएस, एमवीपी, अभी ये ऐसा मॉडल नहीं होगा। अभी पूरी तरह से ये व्यवस्था, ये सिस्टम चेंज होने वाली है। आने वाले दिनों में जो भी नए उद्योजक जो हमसे जुड़ेंगे, हमारे परिवार में शामिल होंगे, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ केंद्र उद्योजक। और उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी, उनकी एलिजिबिलिटी कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होगी, हम किसी से पैसे नहीं लेंगे, ना ही किसी को शेयर देंगे ऑफकोर्स।
उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो स्ट्रांग एजुकेशनल बैकग्राउंड, जिनका स्ट्रांग अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा उन्हीं के साथ वही एलिजिबल होगी, दैट इज वन। सेकेंडली, वो करने के बाद भी उनको अपने आप को एक प्रोसेस के माध्यम से खुद को एलिजिबल, खुद को प्रूव करना होगा। एग्जाम होगी और फील्ड लेवल पे उन्हें काम करना होगा, और इस पूरे प्रक्रिया के बाद ही उनका सिलेक्शन होगा। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह हम किसी से नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रोसेस के बाद में बहुत बड़ा डिमांड इस पोस्ट का होगा, इस करियर का होगा, क्योंकि सेंटर एंटरप्रेन्योर या केंद्र उद्योजक आने वाले दिनों में वन ऑफ द बेस्ट करियर इन हमारे देश में होगा। उसका कारण यह है कि देखिए, पहले 3 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर हमें करना है उन 5,000 परिवारों के साथ, और आगे के 8 से 10 सालों में यही टर्नओवर जो है वो हमें 6 गुना 8 गुना करना है, जो हमारे देश का पोटेंशियल है या वह उस स्थानिक जो पोटेंशियल है बिजनेस का। तो अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम इससे बहुत जबरदस्त इनकम इसमें होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। और लेकिन इनकम के साथ साथ जो मान सम्मान इस पोस्ट में मिलेगा, इस करियर में मिलेगा, वो अद्भुत होगा, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, किसानों के लिए करने वाले, वो अद्वितीय होगा। इसलिए इन सभी एंगल से, हर एस्पेक्ट से अगर हम देखेंगे तो ये आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा करियर पूरे देश में होने वाला है। और दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि हमारे सभी एमवीपी जो आज की तारीख में एमसेल के साथ खड़े हैं, एमसेल के विजन और मिशन में उसका साथ दे रहे हैं, इतनी चैलेंजिंग, इतनी कठिन परिस्थिति में वो हमेशा एमसेल के साथ डट के खड़े हैं, वो सभी एमवीपी हमारे केंद्र उद्योजक रहेंगे। हो सकता है कि तहसील में ज्यादा ग्राम पंचायत हो तो ज्यादा वहां एमवीपी हो, और उस कंपैरिजन में वहां जो परिवार है वो लिमिटेड हो, तो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। हम आज उसको जो लगत के जो तहसील है वहां रीऑर्गेनाइज करेंगे, और देखेंगे कि हर एमवीपी को वो 5,000 परिवारों को जो क्षेत्र है वो मिले, उस तरह से हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, और यही एमवीपी इनके ही नेतृत्व में हमें वो बिजनेस डेवलप करेंगे। देखो, ऑलरेडी हमारे साथ जो एमवीपी है वो एक बहुत ही अच्छे से एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उन्होंने इतने कठिन समय में जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट एमसीएल के साथ दी है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो ऐसे ही एमवीपी के साथ हमें बिजनेस को एस्टेब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे, और इन्हीं एमवीपी को हम केंद्र उद्योजक करके आगे बिजनेस करेंगे। और इनका इनकम अगर मैं बताऊं तो एमवीपी या केंद्र उद्योजक इनका तो 5,000 परिवारों में जब मिलके हम आगे 3 साल में 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और 15 से 20% अगर प्रॉफिट होता है मिनिमम, तो भी 15 से 20% में 15 से 20 करोड़ रुपए इतना प्रॉफिट होता है। और उसमें से जो प्रॉफिट है वो जो इन्वेस्टर्स है उनका जो शेयर है वो देने के बाद, गवर्नमेंट के सभी टैक्सेशन वगैरह देने के बाद एमसीएल के साथ पास जो बचेगा उसका 10 से 20% शेयर हम एमवीपी के साथ शेयर करेंगे। तो एकदम मिनिमम भी अगर हम पकड़े, एकदम कंजर्वेटिवली, तो भी महीने 4 से 5 लाख रुपए एमवीपी का या केंद्र उद्योजक का आने वाले दिनों में कम से कम इनकम होने वाला है। और ये मैं आपको बिल्कुल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं एमवीपी को प्रमोट कर रहा हूं या मार्केटिंग कर रहा हूं। देखो, अभी एमवीपी तो बिल्कुल हम किसी को अपॉइंट नहीं करने वाले, ना ही हम किसी की मार्केटिंग या किसी का प्रमोशन करने वाले, ये हम एक्चुअली करने वाले हैं। ये हम मिलकर एक्चुअली करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को भी जो आर्थिक और सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो जो हम लोग एक्चुअली करने वाले वो मैं आपको बता रहा हूं, और मिलके हमें ये बिजनेसेस डेवलप करने वाले हैं। और दोस्तों, एमएसएस जो हमारे हैं, ऐसा समझे कि एमएसएस हमारे तहसील के बिजनेस प्रमुख है। अभी हर तहसील में 50,000 से 60,000 परिवार, इतने परिवार रहते हैं, यानी हर तहसील में आज 10 से 12 केंद्र या केंद्र प्रमुख रहेंगे। तो उनके माध्यम से जो बिजनेस बनेगा वो बिजनेस में एक अच्छा खासा शेयर हमारे एमएसएस का होगा, क्योंकि वो उस पूरे टीम के, उस तहसील के लिए प्रमुख होंगे। और इतना ही नहीं, ये जो कंपनियां हैं एमएसएस कंपनी, ये कंपनी को एक एक करके हमें आईपीओ में लिस्ट करना है, तो उनकी एक वैल्यूएशन बनेगी इस कंपनी की। तो वो आने वाले दिनों में, अभी जैसे ही ट्रांजेक्शन की शुरुआत हो जाएगी, हम आने वाले दिनों में किसी भी नए स्टार्टअप को, सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप को नहीं प्रमोट करने वाले। जो एमएसएस आज हमारे साथ खड़े हैं
और बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। देखो, एक एक बात मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बताना चाहूंगा कि इतने अच्छे एमएसएस, इतने अच्छे एमवीपी, इतने अच्छे लोग एमसेल परिवार में हैं। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि बहुत अच्छा परिवार हमने बनाया है। तो जो भी ऐसे स्ट्रांग अच्छे एमएसएस हमारे साथ है ना, उनके मिलके उनकी कंपनियां भी बड़ी करेंगे। उनका भी एरिया जो हम रीऑर्गेनाइज करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो अच्छे एमएसएस है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने जो हमेशा डेडिकेटेडली अच्छा काम करते हैं एमसेल के साथ, उनका क्षेत्र बढ़ा के, उनका बिजनेस बढ़ा के वो कंपनियां हम लिस्ट करेंगे। अभी आने वाले दिनों में हमें कोई नई कंपनी वगैरह नहीं बनानी, तो एमएसएस का भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इनकम होने वाला है। और दोस्तों, जहां तक फंडिंग की बात है, तो अभी हर जगह एमसीएल में फंडिंग की चर्चा हो रही। मैं भी वेबिनार में फंडिंग के बारे में कितना कुछ बोलता हूं, और बाहर भी हर जगह फंडिंग के बारे में बात होती है। तो बेसिकली हमें समझना होगा कि फंडिंग या फाइनेंस सेक्टर है क्या। हमें समझना होगा कि फाइनेंस सेक्टर में भी वो वहां उद्योजक ही है, लोग ही है जो इस पैसे के माध्यम से पैसा कमाना चाहते हैं। उनके लिए जो उनका जो प्रोडक्ट है वो है पैसे, तो वो पैसा डालना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। और उन्हें भी चाहिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे चाहिए बिजनेसेस कि जहां वो दो पैसे वो भी कमा सके। तो अगर हमने, जैसे ही हम बिजनेस की शुरुआत करें तहसीलों में और दिखाए तैयार करके, देखो इतना प्रॉफिट हम तैयार कर सकते हैं, इतना सब कुछ है, और उसका पोटेंशियल अगर तहसील में 10 गुना है, 20 गुना है, जो कुछ है, तो ये होने के बाद उसको बढ़ाने के लिए ये सभी लोग कंपलसरी हमारे इस प्रॉफिट में, इस बिजनेस में हिस्से बनने के लिए सब तैयार है। इनफैक्ट वही तो उनका काम है। वो कोई भी एक प्रॉपर बिजनेस अगर आपने छोटे स्केल में करके दिखाया, तो उसको बड़ा करने के लिए जो चाहिए, तो यही तो इनका काम है। तो बिजनेस का जो है, बिजनेस में सबसे जो इशू होता है जो फंडिंग का, वो इनिशियल लेवल पे होता है। इनिशियल लेवल पे जब आपको प्रूव करना होता है, जब आपके बिजनेसेस, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करनी होती है, तभी इशू होता है। लेकिन एक बार आपने करके दिखाया, तो आने वाले दिनों में तो हमें चूज करना होता है कि हम किसके साथ पार्टनरशिप करें, और किसके साथ किसके पैसे को हाथ लगाए, किसको अपने इस बिजनेस का, इस मुनाफे का फायदा करके दे। अभी देखिए, बैंक को भी अपने डिपॉजिट जो है, उनके माध्यम से जो जिनका भी डिपॉजिट है उनको इंटरेस्ट देना है, तो उनको भी चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट्स। बाकी के लोगों को भी चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट की जिनके माध्यम से वो पैसा कमा सके। और हमारे वो प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेसेस हैं। तो आप देखोगे तो हर कंपनी की शुरुआत, हर, यानी चाहे वो बहुत बड़ी अमेजॉन, मेटा हो, या कोई भी जो आज स्टोरी मैडम ने बताई, हर कंपनी की, हर बिजनेस की शुरुआत ऐसी ही होती। एक बार आपने करके दिखाया, तो उसके बाद फंडिंग, ऐसा समझिए कि एक हमेशा आपका पार्टनर रहता है जो आपके प्रॉफिट में आपका हिस्सेदार होता है। और इसीलिए तहसीलों में जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, तो हम, एक बार हमने शुरुआत कर दी, तो उसके बाद जो, जब तक हमारा पोटेंशियल है तब तक ये फंडिंग चलती रहेगी। और ऐसी व्यवस्था एमसेल ने की है। और आज जो कुछ अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था है। आज हम कहते हैं कि ग्लोबल जीडीपी का जो एवरेज है वो हमसे 6 गुना है। हमारी प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो सिर्फ 15% है ग्लोबल एवरेज की। वो कब है? तेल आधारित अर्थव्यवस्था। लेकिन बहुत ही जल्द पूरी दुनिया को अब ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था छोड़ के कंपलसरी कृषि आधारित सस्टेनेबल अर्थव्यवस्था पे जाना ही पड़ेगा, अगर दुनिया को बचाना है। और इस नए फेज में जब हम जाएंगे, तब भारत का जो पोटेंशियल है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत का पोटेंशियल ये है कि अभी जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे हमारी तहसीलों में, आज हमने दाल की भी एक बहुत बहुत विस्तृत अच्छी जानकारी ली, हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। अभी जब हम उनके ऊपर ग्राउंड लेवल पे जब रिसर्च करेंगे, जब उसके ऊपर काम करेंगे, तो हमारी उपज प्रति हेक्टर सिर्फ दालों की नहीं, मुझे लगता है कि हर एक फसल में आज वो एक विषय है, या हमें अच्छे हाई वैरायटी चाहिए। इन सभी चीजों को के ऊपर काम करने वाले हमारे अच्छे पढ़े लिखे युवा है ना, हर गांव में। तो उनके माध्यम से जब बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो जितने ज्यादा बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको फंड की जरूरत है, उतनी है अवेलेबल। आज ये रिन्यूएबल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है। और किस पे हो रहा है? वो सोलर और इसके विंड के ऊपर, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन हम एमकोल और एमसीएनजी, वो ऐसे प्रोडक्ट है कि हम जितने तैयार करें उतनी ज्यादा जरूरत आज दुनिया को है, और उतना ज्यादा निवेश आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट में होने वाला है। तो जब हम इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो हम ऐसे प्रोसेस में जाएंगे जो प्रोसेस
वहां तक जाएगा जो हमारे देश का पोटेंशियल है। और हमारे देश का पोटेंशियल क्या है? तो हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे। दोस्तों, ये रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये रेवोल्यूशन या आंदोलन, ये जो शब्द है, ये क्रांति जो शब्द है ना, हमारे लिए ये शब्द है बिजनेस के लिए। बिजनेस ही करना है, लेकिन एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह करना है। और ऐसी प्रोसेस को शुरुआत करना है कि जो प्रोसेस एक बार शुरू होने के बाद तब तक जारी रहेगा, तब तक चलता रहेगा, जब तक हम अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था नहीं बनाते। मिलकर हम अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। फिर से आप सभी लोग अपना अच्छा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ट्रांजिशन की शुरुआत कर रहे हैं। जय हिंद, जय एमसीएल। धन्यवाद डॉक्टर श्याम सर। आज अपने हमारे सामने जो एमसीएल की आर्थिक स्थिति और उसके फंडिंग के बारे में सत्य जानकारी रखी, इसलिए मैं आपका सभी एमसीएल परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने आज 5 मिशन को अधोरेखित किया कि किस तरह से अगर एमसीएल विचारधारा को अगर आगे बढ़ना है, अगर एमसीएल को बिजनेस सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो किस तरह से 5 मिशन को सामने रखकर हमें सेंट्रल सी यानी सेंट्रल एंटरप्रेन्योर की एक श्रृंखला पूरे देश में बढ़ानी होगी। और इस सी का चयन कैसे होगा, इनकी जिम्मेदारी क्या होगी और इनका काम क्या होगा, ये आज आपने विस्तृत तरीके से हमें समझाया और मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ संजना कुशवाहा जी मैम का, कि जिन्होंने एक क्रांतिकारी ऐसे लेडीज एंटरप्रेन्योर की सत्य जीवन कहानी हमारे सामने रखी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्येंद्र जी कुमार का, कि जिन्होंने दाल यानी आज भारत में दाल जो है एक प्रोटीन का सबसे आधारभूत और प्रमुख स्रोत है। क्योंकि इस भारतवर्ष में बहुत सारे लोग जो है वो वेजिटेरियन है, तो इन लोगों को अगर प्रोटीन का अगर कोई मेन सोर्स है तो वो दाल ही है। और किस तरह से दाल का उत्पादन होता है, किन किन प्रदेशों में ये उगाई जाती है, और इसका पूरा अर्थ कारण आज सत्येंद्र जी ने हमारे सामने रखा, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं हमारे वेबिनार टीम संतराम सर, प्रिय सर, आनंद सर, वर्षा मैम और प्राजक्ता मैम का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, कि जिन्होंने इस वेबिनार को हमेशा की तरह बिना रिकॉर्ड के लिए आगे बढ़ने दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी महानुभावों का, कि जिन्होंने इस फंडिंग की प्रोसेस और अन्य जितने भी चीजें जरूरी थी इस एमसीएल को इस मुकाम तक हासिल करने के लिए, उन सभी कार्यों को उन्होंने बिना दिक्कत पूरे हिम्मत के साथ पूरा किया। तो उन सभी पर्दों के पीछे के जो जादूगर है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आज के वेबिनार में जुड़े ऐसे हमारे किसान साथी, एमईपी, एमपीओ, एमएसएस और सभी सीनियर्स, इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि इसी तरह से आपका साथ और सहयोग हमें हमेशा दीजिएगा। तो साथियों, भले भी आज एमसीएल की जो पूरी पोजीशन है, जो स्थिति है, इसके बारे में श्याम सर ने हमें कहा है, और जल्द ही ये मौसम बदलने वाला है। तो इसी के ऊपर मैं कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूं। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने बेची है अपनी आत्मा, अभी कुछ लोगों ने बेची है ना अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया। जिसका फौलाद के साचे में ढलना चाहिए। चिंता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, चिंता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि जल्द ही
ये मौसम बदलने वाला है और एक खुशी की सौगात हमारे सामने लाने वाला है। जो लोग चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, आप उनका भी जनाजा निकलना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं आज का यह वेबिनार यही पे समाप्त होता है, ऐसी घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।